हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में 3 मार्च को पेपर देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे एंड लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही 100% ही आएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आपको ये पढ़ के ही जाना है, 100% फिक्स है कि आएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताया है। 3 मार्च को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो और जाओ, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। छाप कराना छोड़कर मत आना। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। देखो, पहला प्रश्न आप लोग देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। ठीक है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में कई बार पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का है ऑटो वन बिस्मार्क को, खा है विलियम प्रथम, गा है हिटलर एंड घा है मैत्सनी। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, या फिर ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको पूरा तैयार कर लेना, जितना क्वेश्चन बताने वाला हूं सारे स्टूडेंट आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स में जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं उन सारे क्वेश्चन को नोट करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां प्रश्न नंबर 2 है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है। जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है आपका इटली एंड गा है इंग्लैंड एंड घा है इटली। ठीक है, यहां मैं इटली की जगह फ्रांस कर देता हूं। ठीक है, क्या कर देता हूं? फ्रांस। ध्यान से समझो, यहां मैं कर देता हूं फ्रांस। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो है फ्रांस। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेपोलियन का पराजय कब हुआ? जो नेपोलियन है, नेपोलियन का पराजय कब हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1814 में एंड खा है 1815 में, गा है 1816 में एंड 1817 में। तो बच्चा पार्टी नेपोलियन का पराजय, जो नेपोलियन है उनका पराजय कब हुआ इन चारों में से? तो ऑप्शन नंबर हमारा खा वाला बिल्कुल सही है। 1815 में जो है ना नेपोलियन का पराजय हुआ था। जो नेपोलियन थे उनका पराजय हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर का है 1920 में, खा है 1927 में, गा है 1930 में एंड घा है 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों कब चलाया गया? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पेपर देने वाले हो तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है, तो हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग समझो, लिखा हुआ है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर का है 1914 में, खा है 1915 में, घा है 1918 में एंड घा है 1919 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है चौड़ी चौड़ा घटना कांड किस वर्ष घटित हुआ? जो चौड़ी चौड़ा घटना है वो किस वर्ष घटित हुआ, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर का है 1920 में, खा है 1921 में, गा है 1922 में एंड घा है 1925 में। तो स्टूडेंट चौड़ी चौड़ा घटनाकांड कब हुआ? तो वो हमारा राइट आंसर होगा 1922 में। कब हुआ था? 1922 में जो है ना चौड़ी चौड़ा घटनाकांड हुआ था। ये याद रखना, हमारा ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का।
तो स्टूडेंट अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो इसमें पूछ रहा है कि महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखो महामंडी आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंडी का कारण भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर का है 1919 में, का है 1924 में, का है 1929 में एंड का है 1934 में। तो महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। महामंडी का प्रारंभ जो है 1929 में हुआ। कब हुआ, 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, का है जिनेवा, का है न्यूयॉर्क एंड का है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, सभी स्टूडेंट को नहीं पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां है, न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर का है 1914 में, का है 1919 में, का है 1939 में, का है 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1914 में। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। या पंजाब है, जो पंजाब है उसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर का है गहन खेती, का है वनोन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई एंड गा है अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वो है अधिक सिंचाई। क्या है स्टूडेंट, अधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। जो कपास की खेती जिसमें की जाती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है काली मृदा, का है लाल मृदा, गा है जलोढ़ मृदा एंड गा है लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है। कपास की खेती के लिए सभी स्टूडेंट को पता होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए हमारी काली मृदा जो है ना वो सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सी मृदा, काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और ये आप लोग याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। अजैवीय संसाधन बताना है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर का है चट्टाने, खा है पशु एंड गा है पौधे एंड घा है मछलियां। तो अजैवीय जिसमें जीव ना होते हो, ठीक है, जिसमें जीवन यापन नहीं होता, जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से नहीं होती, वो निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से निर्जीव क्या है, पशु है या पौधे हैं या मछलियां हैं या चट्टाने हैं। तो हमारा चट्टाने जो है वो अजैवीय संसाधन है। ठीक है, चट्टाने हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चट्टाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर का है मृदा संरक्षण, खा है वन संरक्षण, गा है जल संरक्षण एंड घा है वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है स्टूडेंट वो किससे संबंधित है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। चिपको आंदोलन, देखो चिपको आंदोलन में क्या था, मैं आपको छोटा सा समझाता हूं। जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। अब इस पेड़ को काटने से रोकने के लिए पहले की जनता जो थी, कुछ महिलाएं थी, वो मतलब पेड़ से चिपक गई ताकि अगर आपको ये पेड़ काटना है तो पहले मुझे काटो। देखो कितना ज्यादा पेड़ के बचाव के लिए खुद की प्राण भी त्याग देते। आजकल क्या है, आजकल तो चाहे कटे और चाहे गिरे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन पहले इन चीजों पर ध्यान दिया जाता था। तो इसलिए चिपको आंदोलन हमारा वन संरक्षण से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है। आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर का है
असम में, खा है उड़ीसा में, गा है पश्चिम बंगाल में एंड घा है मध्य प्रदेश में। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है। और ये सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आपको पूरा कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखो यहां, इसमें क्या पूछ रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत मंदिर कहा? मतलब इन चारों में से जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? ऑप्शन नंबर का है महात्मा गांधी, का है जवाहरलाल नेहरू, गा है विनोबा भावे एंड गा है अन्ना हजारे। तो किसने कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक मंदिर कहा? तो वो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा तैयार कर लो, पूरे बुक का है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर का है महानदी, खा है चिनाब एंड गा है सतलुज एंड गा है कृष्णा नदी। तो सलाल बांध स्टूडेंट पूछ रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बना है सलाल बांध। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, देखो तीन फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है चावल, खा है मोटे अनाज, गा है ज्वार तिल एंड घा है आपका चना या काला चना। तो आपका रबी की फसल इन चारों में से कौन है? तो इन चारों में से जो बच्चों रबी की फसल है वो हमारा है चना या फिर काला चना। चना या फिर काला चना जो है वो इन चारों में रबी की फसल है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप लोग यहां कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? देखो फसल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेशेदार पूछा गया, खरीफ पूछ सकता है, रबी की फसल पूछ सकता है, जायद की फसल पूछ सकता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप चैप्टर को कंप्लीट किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब नजदीक है। ऑप्शन नंबर का है जूट, खा है कॉफी, गा है जौ एंड घा है रबड़। तो कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसके अंदर रेशे होते हैं? ये क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, जो जूट को देखा होगा उनको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि जूट के अंदर रेशे होते हैं, इसलिए हम लोग इस फसल को, जूट को जो है ना रेशेदार फसल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेशे होते हैं, इसलिए हम लोग इसे रेशेदार फसल कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में यही पूछा है कि झारखंड में स्थित जो कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर का है बॉक्साइट का, खा है अर्वरक का, गा है लौह अयस्क का एंड गा है तांबा का। तो झारखंड में स्थित कोडरमा बहुत बार पढ़ाया है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत बार मैंने इसको पढ़ा रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं कि आपका सारा क्वेश्चन रिवाइज रहे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ। तो वो हमारा अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किस चीज का? अर्वरक का। तो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर का है हमारा तांबा, खा है सोना, गा है बॉक्साइट एंड घा है कोयला। तो एंथ्रेसाइट का संबंध किससे है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंथ्रेसाइट का संबंध हमारा कोयला से है। किससे है स्टूडेंट? कोयला से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख साधन है? अपने माइंड से बताओ कि कौन सा परिवहन साधन इन चारों में से है जो सबसे अच्छा है। अपना गेस करो, पाइपलाइन या रेल परिवहन या सड़क परिवहन या वायु परिवहन।
अगर आपको कोई सामान लाना है, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो आप किस चीज का प्रयोग करोगे? वायु परिवहन का, या पाइपलाइन का, या रेल परिवहन का? आई होप कि आप लोग सबसे सरल और सबसे अच्छा परिवहन सड़क परिवहन का उपयोग करोगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सड़क परिवहन में। ठीक है, तो इसलिए हमारा सड़क परिवहन सबसे अच्छा है, सबसे सरल है और सबसे कम लागत में है। ठीक है, सबसे कम लागत में हम इसे कर सकते हैं, तो ये हमारा सड़क परिवहन अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? इन चारों में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ऑप्शन नंबर का है कॉफी, खा है उर्वरक, गा है तंबाकू एंड घा है चाय। तो इन चारों में से आपको यह बताना है कि किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक जो है भारत नहीं है? तो इन चारों में से किसका निर्यातक भारत नहीं है? उर्वरक का। किसका? उर्वरक का निर्यातक जो है ना स्टूडेंट, वो भारत नहीं है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है और जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करो, बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा पतन, ठीक है पत्तन कर दो इसको, पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर का है चेन्नई, या खा है आपका पारादीप, या यहां आपका क्वेश्चन नंबर गा है, सॉरी गा वाला ऑप्शन है तूतीकोरिन एंड घा है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। क्या होगा? विशाखापट्टनम हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी कहां है बच्चा? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, या ब्राजील, या बैंकॉक, या न्यूयॉर्क? बेल्जियम की राजधानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, तो ये याद रखना, ब्रुसेल्स जो है ना वो है बेल्जियम की राजधानी, और आप लोग तैयार कर लो। ये हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पर अब आ जाओ, सारा क्वेश्चन तैयार करो। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इन चारों में से कौन है जो संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर है, या हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या फिर दिल्ली? तो कौन सा है जो संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य देखो, मणिपुर एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, बट दिल्ली जो है ना ये एक राज्य नहीं है, ये एक सिटी है, शहर है। ठीक है, तो हमारा ये जो होगा दिल्ली जो है ना ये हमारा एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 26 अब हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची या समवर्ती सूची दोनों एक ही है। ठीक है, अगला ऑप्शन है रक्षा, या कृषि, या व्यापार, या शिक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का विषय कौन सा इन चारों में से? तो वो हमारा है रक्षा जो है ना वो संघीय सूची का विषय है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्न में से किस राज्य की प्रति आय सर्वाधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति आय सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे अधिक प्रति आय है? ऑप्शन नंबर का है हरियाणा का, खा है बिहार का, गा है राजस्थान एंड गा है मेघालय। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति आय सबसे ज्यादा है ये आपको बताना है बच्चा। तो हमारा हरियाणा जो है ना इसमें प्रति आय सबसे ज्यादा, एक व्यक्तियों की प्रति आय सबसे ज्यादा है हरियाणा का। किसका है स्टूडेंट? हरियाणा का जो है वो सबसे ज्यादा माना जाता है और हमारा यही वाला ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। जो सार्वजनिक क्षेत्रक है और निजी क्षेत्रक है ये किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तें पर, या आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, या उद्यमों को स्वामित्व पर, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट उद्यमों के स्वामित्व पर। किस पर? उद्यमों के स्वामित्व पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है और आप लोग बिल्कुल तैयार करो बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो हमारा क्वेश्चन नंबर
29 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर का है 1 जनवरी 1993 में, खा है 1 जनवरी 1995 में, एंड गा है 1 जनवरी 1990 में, एंड गा है 1 जनवरी 1985 में। अब इसमें तो सारा एक ही जैसा दिख रहा है, कोई किसी से कम नहीं है, सारा ऑप्शन तो लग रहा है एक जैसा, केवल थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा थोड़ा सा ध्यान से याद करना, क्योंकि इसमें गलती कर सकते हो। तो हमारा 1 जनवरी 1995 जो है वो बिल्कुल सही है। 1995 कौन सा है? 1995 याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर का है 1982 में, खा 1984 में, गा है 1985 में, एंड गा है 1986 में। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। ठीक है, ठीक है। जर्मनी है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। मतलब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताना है। जो जो आपको पता है, चैप्टर में जितना पढ़ा है जर्मनी के एकीकरण के बारे में वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इसी रिलेटेड छोटे क्वेश्चन में आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो इसी में आपका इसी क्वेश्चन में वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, और बोर्ड एग्जाम में ये 4 या फिर 7 मार्क्स का आता है। तो देखो, राष्ट्रवादी भावनाएं, जो राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं वो मध्यवर्गीय, जो मध्य वर्ग के लोग थे, ठीक है, जर्मन में काफी ज्यादा व्याप्त थी। मतलब एक राष्ट्रवादी भावना है जो मध्यवर्गीय जर्मन में काफी ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 की बात है, 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, वो भी एक काम करना चाहे, वो क्या है कि एक क्या बनाना चाहे? संसद। ठीक है, यानी कि 1848 की बात है में जब महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, मगर ये जो पहल था, इस बात को, इस कहानी को राजशाही, जो मतलब राजशाही थे, ठीक है, और फौज की ताकत, और जो फौज थी, ठीक है, राजशाही और ये जो फौज की ताकत है ना, मिलकर दबा दिया। मतलब दबा दिया कि इस बात को बाहर ना आए और ये काम ना संभव हो। ठीक है, तो इसलिए जो राजशाही है और जो फौज की ताकत है उन्होंने मिलकर इन सारे बात को दबा दिया। ठीक है, तो जो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया, और उनका जो है प्रशा के जो बड़े भूस्वामी है, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा खेत है, जमीन है, जायदाद है, बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। ठीक है, इस बात को दबाने के लिए। उसके बाद ठीक है, प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री है ना, मतलब उसके मुख्यमंत्री, जो इसका मुख्यमंत्री है इस एकीकरण का, वो है ऑटोमान बिस्मार्क, जो इस प्रक्रिया का जनक है। चाहे आप उससे मुख्यमंत्री कहो या फिर जर्मनी के एकीकरण का जनक कहो। ठीक है, जिसने प्रशा की जो सेना है और नौकरशाही की मदद ली, जो प्रशा की सेना है और उनकी जो नौकरशाही है उनकी मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, 3 देश, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। मतलब तीनों युद्धों में किसकी जीत हुई? प्रशा की जीत हुई। ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, और जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई। और राजा विलियम प्रथम है को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। प्रथम सम्राट राजा विलियम प्रथम को ही घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इस तरह जो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ठीक है, और किसको पहला राजा घोषित किया गया? राजा विलियम प्रथम। और जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है? ऑटोमान बिस्मार्क। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी, और आपका जर्मनी का एकीकरण पूरा कंप्लीट हो गया। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, अब एक काम आप लोगों को करना है कि इटली का एकीकरण का संक्षेप में आप लोगों को याद करना है।
इसको आप लोग कहीं से भी, बुक से भी, गाइड से ही, कहीं से भी आप ढूंढ कर इसका आंसर आप लोग लिखो अपने तरफ से। HW है, ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको भी मेहनत करना है और हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इटली का एकीकरण आप लोग याद कर लेना, यहां से आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लेना जो मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 क्वेश्चन। एक है जर्मनी का एकीकरण जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और इटली का एकीकरण आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, यहां ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ रॉलेट एक्ट क्या था? जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया? मतलब जो रॉलेट एक्ट है उसका विरोध किया गया, तो उसका विरोध कैसे किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या मिला, ठीक है। रिजल्ट बताना है, परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। ये कानून है जो कि काफी बेकार कानून था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। जो रॉलेट एक्ट है ना, वो कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तभी अमृतसर में, ठीक है। तो इसी का विरोध कर रहे थे सारे लोग, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर, जो भारतीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, ठीक है, पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। ये देखो कितना गंदा कानून था कि मतलब शंका के आधार पर, अगर इस भारतीय पर शंका है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। ना कोई मुकदमा, ना कुछ, केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये था भारतीयों के लिए कानून, ठीक है, जब अपना देश गुलाम था तब की ये बात है। तो ये है हमारा रॉलेट एक्ट की डिफिनीशन और क्या होता है ये, ठीक है। अब परिणाम क्या है देखो, अंग्रेजों ने जो राष्ट्रवादी भावनाएं, जो राष्ट्रवादियों पर, ठीक है, दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ कानून कर दिया, ठीक है। तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर, जो राष्ट्रवादी लोग थे, पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून भी लगा दिया, जो कि अच्छा कानून नहीं था। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि 13 अप्रैल को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि बहुत खतरनाक कांड था। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, ठीक है, बहुत सारे सेना मारी गई, तो बहुत खतरनाक ये था। विरोध क्या है? विरोध में आप लोग लिख सकते हो कि मतलब इसका विरोध करने के लिए विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। मतलब जो विभिन्न शहर थे वहां रैली निकाला गया, जुलूसों का आयोजन किया गया, ठीक है। एंड कई शहरों में दुकानदार ने दुकान को बंद करके अपना विरोध जताया। मतलब कई ऐसे शहर थे जहां जो दुकानदार थे उन्होंने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया कि इस कानून को बंद करना चाहिए, ये कानून अच्छा नहीं है। तो ये है विरोध, ये है परिणाम, ये है रॉलेट एक्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि रॉलेट एक्ट क्या है, उसका विरोध कैसा किया गया और इसका परिणाम क्या निकला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, लिख भी दिया कि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रिपीट कर लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। एक टॉपर बनना है तो नोट्स बनाओ, एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स के बिना आप अभी याद हो जाएगा लेकिन बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आएगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जहां सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिख कर आप बोर्ड एग्जाम जब आए तो उसको आप याद करो, ठीक है, पढ़ लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब है, सत्य का मतलब होता है सत्य और यहां आग्रह हो जाता है, सत्य की तरफ आग्रह होना। गांधी जी की यही कहना है कि सत्य की तरफ आग्रह होना। मान लो अगर कोई चीज है, कोई आंदोलन है, कोई आक्रमण है, कोई झगड़ा है, उसको अगर सत्य के द्वारा खत्म कर दिया जाए, कोई झगड़ा अगर हो रहा है तो उसको अगर सत्य के द्वारा खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। उसको झगड़े करने से अच्छा नहीं है कि उसमें मारपीट हो, सब कुछ, ये अच्छा नहीं है। यही कहना था सत्याग्रह विचार में, ठीक है। तो देखो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है, ठीक है। जो सत्य है, सत्य में दम है, ठीक है। अगर आप सच्चे हो, सच्चाई पर चलते हो तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल होगे। तो वही कहा गया है कि सत्याग्रह के विचारों का मतलब का आधार है, मूल आधार है सत्य की शक्ति, यानी कि सत्य की शक्ति पर या फिर सत्य की तरफ आग्रह की खोज करना, ठीक है। गांधी जी के इसके प्रबल समर्थक थे, गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे कि सत्य की तरफ सबको अग्रसर होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, उन्होंने इसकी व्याख्या किस प्रकार से की है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको 3 पॉइंट में समझाऊंगा, तीनों पॉइंट में आप समझ जाना, ठीक है। ज्यादा पॉइंट नहीं ले रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहला,
अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपके मतलब उद्देश्य सच्चा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप लाइफ में सक्सेस होंगे। ध्यान से समझना, कुछ लोग दिखावे के लिए मेहनत करते हैं और कुछ लोग जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। तो वो अगर आप अच्छे से, आपका उद्देश्य सच्चा है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी नहीं लिखा है कि आप सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस होंगे। तो वही चीज है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आपका संघर्ष किसके, अन्याय के खिलाफ है, ठीक है, आप न्याय की तरफ जा रहे हो, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए उसको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो आपको कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है कि आपको झगड़ा करना पड़े, शारीरिक बल होना चाहिए, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो आपकी जीत होगी, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो जाते हैं। प्रतिशोध की भावना, जलन या फिर आक्रामकता या फिर झगड़ा करना, आक्रमण करना का सहारा लिए बिना, आप इन सब का सहारा लिए बिना आप सत्य के बल पर, सत्य की अहिंसा के बल पर आप संघर्ष में सफल हो सकते हो, आप सफल होंगे, ठीक है। यह है सत्य की शक्ति। तीसरा पॉइंट है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। और गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अहिंसा का धर्म ऐसा है जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। यह है आपका सत्य की शक्ति, यानी कि सत्याग्रह का मतलब। ये 3 पॉइंट आप लिख देना, बोर्ड एग्जाम में आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आप सही से लिख रहे हो तो भले ही छोटा लिख रहे हो, एग्जामिनर को समझ में आए तो वही एग्जामिनर सोचता है कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर के दिल को छू जाए। तो ये हमारा है सत्याग्रह का मतलब। अगला क्वेश्चन देखो, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इजी सा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं। अजैव का मतलब होता है जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जीव नहीं होता है, वो होता है जैव और अजैव संसाधन। अब तो आप खुद से लिख सकते हो, कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जैव के बारे में समझा देता हूं, जैव संसाधन के बारे में। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। जीवमंडल से अगर जिसकी प्राप्ति होगी तो उसमें जीवन व्याप्त होगा, उसमें जीवन यापन होगा, ठीक है। तो मतलब जीवमंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है वो जैव संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब जैव संसाधन का आप लोग एग्जाम्पल क्या लिखोगे? अपने खुद माइंड से सोचो कि जैव संसाधन का एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं। इतना तो आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि इतना आप लोगों की सोचने की शक्ति है। नहीं सोच सकते हो, आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आप जीनियस स्टूडेंट हो, सब कुछ पता है क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो, तो ये सब पता है। बट मैं आपको बता देता हूं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य की प्राप्ति कहां से हुई है? जीवमंडल से हुई है। तो बच्चों मनुष्य में लिख देता हूं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो, मनुष्य की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इनके अंदर जीवन व्याप्त होता है, पाचन श्वसन उत्सर्जन सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य हो गया, मैं छोटा छोटा ले रहा हूं। और वनस्पति जगत देखो, भले ही इसमें मतलब आपका इनकी भी प्राप्ति कहां से हुई है? वनस्पति जगत की प्राप्ति कहां से हुई है? जीवमंडल से हुई है। तो ये भी हमारा क्या है? जैव संसाधन है। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपका प्राणी जगत है, तो ज्यादा मैं नहीं लूंगा कि आप लोगों को बोरिंग महसूस हो, ठीक है। ऐसा पढ़ो, ठीक है, कि आप लोगों को अच्छा लगे। अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल कहीं नहीं है, आप और बहुत सारा लिख सकते हो, पशु हैं, जानवर हैं, सब कुछ, बट ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा जैव संसाधन। अब हम लोग समझेंगे अजैव संसाधन के बारे में। देखो, अजैव संसाधन का समझने से पहले देखो, जैव तो समझ में आ गया तो अजैव भी समझ में आ ही जाएगा। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। 2 बार मैंने लिख दिया, अजैव संसाधन कहलाते हैं। चलो एक ही बार रहने दो, अजैव संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब सोचोगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखें? तो बहुत आसान है, चट्टाने निर्जीव होती है ना, जहां रहती हैं वहीं रहती हैं, कभी इधर से उधर नहीं होंगी, तो चट्टाने होंगी। और हमारा धातुएं हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं जो आप लिख सकते हो, धातुएं हैं, तत्व हैं, सब कुछ, ठीक है, आदि। बस यही 2 आप याद रखना, ज्यादा ना याद करो, ठीक है। 2 ही याद करो कि आपको याद भी रहे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 50 एग्जाम्पल याद कर लो और आपको एक भी ना याद रहे, डिसमिस रहो, ये जैव है, अजैव है, जैव है, जैव है, ऐसे करके आप भूल जाओगे। याद उतना करो जितना आपकी क्षमता है, ठीक है। अगला, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है।
जल दुर्लभता, देखो जल की दुर्लभता होना, कमी होना, जैसे जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल में कमी महसूस हो जाए तो उसे हम लोग जल दुर्बलता कहते हैं, जल में कमी होना। ठीक है, जैसा कि पता है कि आगे ऐसा भविष्यवाणी किया गया है कि जल में कमी होगी। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है हानिकारक, प्रदूषण के लिए हानिकारक है, जल की दुर्लभता के लिए हानिकारक है, बहुत सारी चीजों के लिए हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, अगर एक लोग हैं तो वो कम जल पिएंगे, लेकिन अगर वही उसी परिवार में 15 लोग हो गए तो भैया 15 लोग उतना ही जल पिएंगे, तो जल की दुर्लभता होगी ही, कमी होगी ही। अगर एक लोग प्रदूषण कर रहे हैं तो कम है, अगर वही 15 लोग करेंगे तो फिर प्रदूषण फैलेगा ही। तो वही बढ़ती जनसंख्या आप एग्जाम्पल अच्छे से लिख सकते हो कि जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में भी ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। देखो, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग केवल पीने के लिए, केवल खाना बनाने के लिए, केवल नहाने के लिए ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। तो जल की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, घर में होता ही है, अगर खेत की सिंचाई करना है तो उसके लिए भी जल की उपयोगिता है। तो इसलिए जल को बचाकर रखो, बढ़ती जनसंख्या को थोड़ा सा कम करो। ठीक है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ाना भी देश के लिए हानिकारक है, सभी के लिए हानिकारक है। अगला देखो, जल का असमान वितरण। जल का असमान जब वितरण किया जाता है, जैसे जल का, देखो भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है और वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों से भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। जहां कम वर्षा होती है, सूखा पड़ते हैं, तो भाई वहां अवश्य ही जल की दुर्लभता होगी, जल की कमी होगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां जल की मतलब जल को फालतू में वेस्ट किया जाता है, तो वो लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, किसी के लिए काम आए जल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो, तीसरा नंबर पॉइंट यहां समझ लो, निजी कुएं या फिर नलकूप। बहुत से किसान हैं अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, मतलब उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, कैसों भी उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूभाग जो भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। इसके कारण ही जब जल को ज्यादा निकाला जा रहा है तो उसका जो जल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो रही है। ये 3 पॉइंट आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना। एग्जामिनर का ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, फुल नंबर देगा। 1 नंबर, आधा नंबर, आधा से आधा नंबर भी काटने से सोचेगा कि कैसे काटूं, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी, बस। ठीक है, तो आप लोग खुद से मत हारो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी लगातार करो। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगला देखो, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है उनके 3 गुण बताना है। सड़क परिवहन के 3 नहीं, आप बहुत सारे गुण बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको 3 गुण बता रहा हूं, लेकिन आप लोग सड़क परिवहन के बहुत सारे गुण बता सकते हो। ठीक है, तो 3 गुण कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तीनों गुण मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके। देखो, पहला, भारत जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ये कोई गुण नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, और सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। 3 गुण निम्नलिखित हैं, जैसे पहला मैं आपको बताऊंगा, दूसरा और तीसरा, लेकिन आप इसको खुद के मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि सड़क पर आप क्या करते हो, बिना सड़क के आपका कोई काम नहीं होगा। अगर आपको मार्केट जाना है तो भी सड़क की आवश्यकता है, अगर कोई सामान घर से बाहर ले जाना है तो भी सड़क की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाता हूं। पहला, सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन साधनों के उपयोग से एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें हैं, रेलवे हैं, वायु है, सब कुछ। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, छोटा सा है। दूसरा, सड़कों का निर्माण लागत कम होती है। जो सड़कों का निर्माण लागत है वो अन्य परिवहन की अपेक्षा कम होती है और यह ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। अब आपको तीसरा पॉइंट नहीं लिखा है, तीसरा पॉइंट मैं आपको खुद के मन से बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लेना कि जैसे जो यह है या फिर सड़क है, सड़क, ठीक है, या फिर यह कुछ भी लिख सकते हो। सड़क जो है घर घर, जैसे घर घर सेवाएं, देखो घर घर, मैं आपको खुद से बता रहा हूं, जैसे घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है कि नहीं। ठीक है, कराता है कि नहीं, आप अपने मन से बताओ कि मतलब अगर कोई चीज ले जाना है सड़कों के द्वारा ही ले जाओगे, कोई वाहन आपको सड़क पर ही जाएगा तो वो घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है कि नहीं, करवाता है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने मन से लिखो, कोई गलत नहीं रहेगा, एग्जामिनर काटेगा नहीं अगर आप सही से लिखे हो। ठीक है, तथा सामान चढ़ाने, जैसे कोई भी सामान है चढ़ाने व उतारने की, जैसे देखो अगर कोई चीज है, ठीक है, सड़कों के द्वारा लाते हो तो वो सामान चढ़ाने व फिर उतारने में कम लागत लगता है, कम पैसे लगते हैं। ठीक है,
की लागत क्या है, की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। और अगर वही चीज आप किससे लाते हो, मान लो वायुयान से लाते हो, तो भाई उससे काफी ज्यादा पैसे खर्च होंगे। ठीक है, तो वही चीज ये है, वही चीज मैं आपको लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं कि बच्चों को समझ में आए। बस यही 3 गुण आप याद रखना सड़क परिवहन का, फिर आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूछा जाता है। मैं एक में लिख लिया हूं, लेकिन अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी को गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग पूछ लेता है। आप लोग एक साथ में आपको बता रहा हूं। देखो, खुली बेरोजगारी सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, बेरोजगारी का मतलब बेरोजगार होना। ठीक है, कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो मतलब रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, तो खुली बेरोजगारी का मतलब है कि वह परिस्थिति जिसमें किसी भी देश, कोई भी देश है, किसी भी देश में श्रम शक्ति तो अधिक है, मतलब श्रम शक्ति का मतलब है काम करने वाले लोग अधिक हैं, किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा है। क्योंकि जो उनका औद्योगिक ढांचा है वो छोटा है, मतलब देश क्या है, छोटा सा है, लेकिन इसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो फिर क्या होगा कि श्रम को काम नहीं मिलेगा, और वो काम करने योग्य हैं, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो बड़े बड़े बोझा को उठा सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, पर वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा कर पाता, खत्म कर पाती है। खपा का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, नहीं खपा कर पाता, अर्थात श्रमिक जो है काम करना चाहता है, किंतु उसे काम नहीं मिलता। देखो, श्रमिक काम करने के लिए इच्छुक है, काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, और यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। और यही बेरोजगारी भारत के बहुत सारे क्षेत्र में पाई जाती है। ये खुली बेरोजगारी जो दिखाई देती है कि इतने सारे लोग बेरोजगार टहल रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। काम वो करने के लिए इच्छुक हैं, बट उनके पास कोई काम मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनका औद्योगिक ढांचा छोटा है। जो सिलेक्ट हैं वो सिलेक्ट हैं, जो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं उनको बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब गुप्त बेरोजगारी देखो, ये भी एक बेरोजगारी ही, बेरोजगार हैं बट वो लग रहा है कि काम कर रहे हैं। जैसे वह परिस्थिति, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि किताब खोलकर बैठ जाएंगे, लग रहा है पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे, वो बेरोजगार हैं, उनका पढ़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन किताब खोलकर बैठे, लगता है 10-10 घंटे पढ़ते ही रहते हैं, और अंदर क्या करेंगे, दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है। वही चीज है गुप्त बेरोजगारी। जैसे देखो, वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, किंतु वास्तव में वो बेरोजगार है। जैसे भूमि के किसी टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है, उस पर 8 लोग काम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। मतलब उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। ये काम 5 लोग भी कर सकते हैं, मतलब 3 लोग फालतू भिड़े हुए हैं, वो बेरोजगार हैं। ठीक है, तो लोगों के काम करने से होता है, ये हमारा प्रश्न या गुप्त बेरोजगारी कहलाता है। ये दिखाई नहीं देता बट बेरोजगार होते हैं। ठीक है, तो आज हमने वो क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और भी क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये हमारा सोशल साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो जम के लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब कर देना, एक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना ताकि वो भी वीडियो देख सकें। ठीक है, ऐसे करके हम लोग हर एक स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।